ब्रीफ टैक्स। मैं हूं सी अंशुल मित्तल। अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है और आपकी सैलरी का एक बड़ा भाग टैक्स पे करने में जाता है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक एम्प्लॉय कहां कहां इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकता है और कौन से रिम्बर्समेंट और अलाउंसेस उसके हाथ में टैक्स फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ अ सैलरीड पर्सन कैन सेव टैक्स। जब हम किसी सैलरीड पर्सन की टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। चलिए HRA को समझते हैं। अमित ABC लिमिटेड में जॉब करता है और अभी अभी उसका वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के कारण वो अपने विलेज से अपनी वर्किंग सिटी में शिफ्ट हुआ है। थोड़े टाइम काम करने के बाद एक दिन वो परेशान होकर अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे ये जॉब छोड़नी है। उसका एम्प्लॉयर उससे पूछता है कि मैं तुम्हें 80,000 रुपये पर मंथ बेसिक पे और 20,000 रुपये स्पेशल अलाउंस यानी 1 लाख रुपए पर मंथ पे कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें ये जॉब क्यों छोड़नी है। अमित एम्प्लॉयर को बताता है कि इस 1 लाख रुपए में से 35,000 रुपये तो मेरे घर का किराया ही चला जाता है, इसलिए मैं ये जॉब छोड़कर वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। एम्प्लॉयर अमित को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये से बढ़ा देता हूँ, पर तुम ये जॉब मत छोड़ो। अमित इतना सुनकर सोच में पड़ जाता है और उसे ध्यान आता है उसने एक बार हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अनुसार एग्जम्पशन मिलती है HRA की अप टू ए लिमिट। और वो लिमिट है नंबर ए, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी का कंपोनेंट HRA के तौर पर देता है। बी, रेंट पेड यानी एम्प्लॉय ने अपने घर का जो एक्चुअल रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। DA प्लस बेसिक सैलरी का 10%। नंबर सी, 50% और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। 50% where such accommodation is situated at बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। 40% इन एनी अदर केस। और वो इस 30,000 रुपये की टैक्स प्लानिंग करने लग जाता है। वो सोचता है कि अगर उसे 30,000 रुपये बेसिक पे के तौर पर मिले तो उसकी बेसिक पे 1,10,000 रुपये हो जाएगी और स्पेशल अलाउंस 20,000 मिलाने के बाद 1,30,000 रुपये उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी, जिसमें से अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये घटा दी जाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी 80,000 रुपये रह जाती है। वही अगर उसको वो 30,000 रुपये HRA के तौर पर मिले तो बेसिक पे 80,000, स्पेशल अलाउंस 20,000 और HRA 30,000 मिलाकर उसकी टोटल सैलरी वही 1,30,000 रहेगी। पर उसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A का एग्जम्पशन मिल जाएगा, जो कि उसके केस में होगा HRA रिसीव्ड यानी 30,000 रुपीज और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA यानी 27,000 रुपये और 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA यानी 40,000 रुपये, यानी उसको HRA की एग्जम्पशन 27,000 रुपये मिलेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये घटाने के बाद उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी 53,000 रुपये रह जाएगी। इतना सोचने के बाद वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है और कहता है कि ये 30,000 रुपये मेरे को बेसिक पे के ना देकर आप HRA के दे दीजिए। उसका एम्प्लॉयर इस बात को एग्री हो जाता है और वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता। एक बार एक एम्प्लॉय को रास्ते में जाते हुए एक चिराग दिखता है, जिसे घिसने पर एक जीनी प्रकट होता है। जब वो जीनी एम्प्लॉय से उसकी इच्छाएं पूछता है
तो वो एम्प्लॉय फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं जितना कमाता हूँ सारा टैक्स में चला जाता है। तुम मुझे टैक्स बचाने का कोई तरीका बताओ। जिनी उस एम्प्लॉय को दिलासा देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा टैक्स बचाने का कुछ उपाय बताता हूँ। ये कुछ रिम्बर्समेंट और अलाउंसेज है जो टैक्स फ्री है। नंबर एक, मोबाइल रिम्बर्समेंट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टेलीफोन एक्सपेंस रिम्बर्स करता है तो वो टैक्स फ्री है। नंबर दो, बुक्स एंड periodicals। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसके बुक्स एंड periodicals का खर्चा रिम्बर्स करता है तो वो टैक्स फ्री है। नंबर तीन, फूड कूपन्स। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50 रुपये पर मील तक फूड कूपन प्रोवाइड कर सकता है जो टैक्स फ्री रहेगा। यानी 22 वर्किंग डेज अगर हम ले एक महीने में, तो 2 मील्स पर डे के हिसाब से 12 महीने के 26,400 रुपये तक टैक्स एग्जम्प्ट रहेंगे। नंबर चार, रीलोकेशन अलाउंस। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर एक सिटी से दूसरे सिटी में करता है और उसे रीलोकेट होने के लिए जो खर्चा लगा उसको रिम्बर्स करता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। नंबर पाँच, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंसेस दे सकता है जो 1200 रुपये पर एनम पर चाइल्ड तक टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन ये अलाउंस मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन ही अलाउड है। नंबर 6, लीव ट्रैवल अलाउंस। Allowances given to the employee by employers for travel only within India। ओनली विद इन इंडिया ट्रैवल के लिए ही LTA एग्जम्प्ट है। LTA कैन बी क्लेम्ड ओनली ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। करंट ब्लॉक जो कि 2022 से 2025 है। If LTA is not claimed in a particular block, it can be carried over to the next block and used in the first year of the next block itself। LTA 4 years के ब्लॉक में ओनली 2 years के लिए ही अलाउड है और करंट ब्लॉक 2022 से 2025 चल रहा है। अगर कोई एम्प्लॉई LTA को किसी ब्लॉक में नहीं कंज्यूम करता तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो उसे नेक्स्ट ब्लॉक के पहले साल में ही कंज्यूम करने होंगे। LTA एग्जम्पशन ऑफर्स कवर फॉर द फैमिली। फैमिली में इंक्लूड है पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ओनली द ट्रैवल और ticket fare is considered for exemption. Any expense incurred for stay, food, sightseeing, etc. is not eligible for LTA. Not available for more than 2 children born after 1st October 1998. अगर LTA more than 2 children के लिए मिल रहा है जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होएगा। द मोड ऑफ ट्रैवल शुड बी इधर एयर ट्रैवल, रेलवेज और पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसफर। यानी अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पर्सनल कार से ट्रैवल करता है तो उसके एक्सपेंस LTA में कवर नहीं होंगे। LTA में कौन से एक्सपेंस एग्जम्प्ट रहेंगे? इकोनॉमिक एयरफेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेसर। अगर एम्प्लॉय एयर से ट्रेवल कर रहा है तो इकोनॉमिक क्लास का एयरफेयर एग्जम्प्ट रहेगा। AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट और द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेवल विच एवर इज लेसर। अगर एम्प्लॉय रेल से ट्रेवल कर रहा है तो AC फर्स्ट क्लास का फेयर एग्जम्प्ट रहेगा। If the origin and destination is not connected by air or rail,
but connected by any other recognized public transport system, an amount spent on first class, deluxe or AC first class fare can be claimed for exemption under LTA. अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन कनेक्टेड नहीं है एयर और रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, लेकिन वो किसी अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि बस से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट क्लास, डिलक्स और एसी फर्स्ट क्लास का फेयर एग्जम्प्ट रहेगा। if the origin and destination is not connected by air, rail or any other recognized public transport system, an amount equivalent to the air conditioned first class rail fare for the distance of the journey by the shortest route, as if the journey has been performed by rail। अगर origin और destination एयर, रेल और किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस का एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास का रेल फेयर एग्जम्प्ट रहेगा और मान लिया जाएगा कि एम्प्लॉय ने रेल से ही ट्रेवल किया है। इसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है और वो टैक्स फ्री रहेगी। नंबर 1, कैब फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और ऑफिस के किसी भी काम को करने के लिए कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो टैक्स फ्री रहेगी। नंबर 2, हेल्थ क्लब फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर अपने सभी एम्प्लॉयज को हेल्थ क्लब की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो टैक्स फ्री रहेगी। नंबर 3, गिफ्ट एंड वाउचर्स। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अप टू ₹5,000 पर ईयर कैश और काइंड में गिफ्ट और वाउचर्स प्रोवाइड कर सकता है जो एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉय अगर अपने होम लोन की इंटरेस्ट की रिपेमेंट करता है तो भी वो उसकी डिडक्शन सैलरी से ले सकता है। अप टू ₹2 lakhs पेड फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन बी डिडक्टेड। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, यू कैन क्लेम अ डिडक्शन फॉर द एंटायर इंटरेस्ट टेनिंग टू सच हाउस लोन। अगर कोई एम्प्लॉई 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट पे करता है हाउस लोन पर, जो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस अमाउंट को वो अपनी सैलरी में से डिडक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अगर उसने वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है तो चाहे वो कितना भी इंटरेस्ट पे करे, सारा टैक्स डिडक्टेबल रहेगा। इतना सुनने के बाद वो एम्प्लॉय एक बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ उस जीनी के सामने आ जाता है और कहता है कि जब तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी है तो एक छोटी सी हेल्प और कर दो और मुझे बता दो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा टैक्स कम लगे। जीनी उसकी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए राजी हो जाता है और उसे बताता है ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जिन्हें करके तुम इनकम टैक्स में डिडक्शंस ले सकते हो। सेक्शन 80C, CCC, CCD एंड CCE। नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नंबर 2, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसे ELSS भी कहते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF। नंबर 4, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन जिसके इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में मिलेगी और प्रिंसिपल की डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलेगी। नंबर 5, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन। नंबर 6, कंट्रीब्यूशन टू PPF
यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नंबर 7 सुकन्या समृद्धि अकाउंट। नंबर 8 एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नंबर 9 टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। नंबर 10 पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। नंबर 11 एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम एटसेट्रा। अगर एसएससी इन जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अप टू ₹1.5 लैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके साथ साथ एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर एडिशनल ₹50,000 की डिडक्शन भी क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 80D जो कि एसएससी को मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शंस प्रोवाइड करता है। अगर कोई एसएससी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है सेल्फ एंड फैमिली के लिए तो उसे ₹25,000 तक टैक्स डिडक्शंस मिल सकती है, और अगर उनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो ₹50,000 तक टैक्स डिडक्शन मिल सकती है। अगर वो एसएससी अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसे ₹25,000 और उन पेरेंट्स की एज 60 साल या उससे अधिक होने पर ₹50,000 तक की टैक्स डिडक्शंस मिल सकती है। अगर कोई ऐसी मेडिकल एक्सपेंडिचर करता है सेल्फ फैमिली और पेरेंट्स पर जो सीनियर सिटीजन है तो उसे ₹50,000 टैक्स डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन सेक्शन 80D की कुछ लिमिट्स है। सेक्शन 80D की ओवरऑल लिमिट्स इस प्रकार है, इंक्लूडिंग सेल्फ फैमिली एंड पेरेंट्स। अगर सेल्फ एंड फैमिली की एज 60 साल से कम है और पेरेंट्स की एज भी 60 साल से कम है तो ओवरऑल लिमिट सेक्शन 80D में टैक्स डिडक्शन की ₹50,000 रहेगी। अगर सेल्फ एंड फैमिली की एज 60 साल से कम है लेकिन पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80D की ओवरऑल लिमिट ₹75,000 रहेगी। अगर सेल्फ फैमिली एंड पेरेंट्स सभी सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80D की लिमिट ₹1,00,000 रहेगी। सेक्शन 80E repayment of loan taken from bank or financial institution for pursuing higher studies in India or abroad by individual himself, his spouse or children। अगर एसएससी himself, his spouse or for his children's एजुकेशन लोन लेता है फॉर परसुइंग हायर स्टडीज तो उस लोन की रिपेमेंट करने पर उसे सेक्शन 80E में डिडक्शंस मिलेगी। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड beginning from the year in which the loan starts getting repaid and up to the next 7 years, मतलब total 8 assessment years, or before repayment of loan whichever is earlier। सेक्शन 80 में डिडक्शन उसे उस साल से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जिस साल से लोन की रिपेमेंट स्टार्ट होती है, और वो डिडक्शन अप टू 7 इयर्स तक मिल सकती है, यानी टोटल 8 असेसमेंट ईयर्स तक ही सेक्शन 80E की डिडक्शन मिल सकती है। सेक्शन 80G एंड GGC अगर कोई एसएससी डोनेशन करता है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी में तो उसे सेक्शन 80G और 80GGC की लिमिट्स के अंदर रहते हुए कुछ डिडक्शंस मिलती है। चलिए बोनस के तौर पर अब हम बात करते हैं नोटिस पे और ज्वाइनिंग बोनस की। विकास ABC लिमिटेड में जॉब करता है जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है कि अगर वो अपनी जॉब छोड़ना चाहे तो उसे कंपनी को
6 महीने का नोटिस देना होगा, और ऐसा ना करने पर उसे 3 महीने की सैलरी कंपनी को रिटर्न करनी होगी। 1 साल कंपनी में काम करने के बाद उसे एक नई कंपनी से ऑफर आता है, और उसकी कंडीशन ये होती है कि विकास को विद इन 1 मंथ न्यू कंपनी ज्वाइन करनी होगी। विकास न्यू कंपनी को अपने उस एग्रीमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि तुम मुझे 3 महीने की सैलरी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर दे दो, ताकि मैं 1 महीने के अंदर तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर पाऊँ। कंपनी उसे ज्वाइनिंग बोनस देने के लिए एग्री हो जाती है। अब इस केस में कंपनी जो 3 महीने का ज्वाइनिंग बोनस विकास को पे कर रही है, वो विकास के हाथ में टैक्सेबल होगा। और विकास जो 3 महीने की सैलरी रिटर्न कर रहा है कंपनी को, अगर ओल्ड कंपनी उस सैलरी को विकास की सैलरी में से डिडक्ट करके नेट अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करती है तो ठीक है, लेकिन अगर ओल्ड कंपनी उस अमाउंट को विकास की सैलरी में से डिडक्ट किए बिना ही टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, तो वो 3 महीने की सैलरी भी विकास के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यानी ये 3 महीने की सैलरी विकास के हाथ में 2 बार टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ब्रीफ टैक्स। अगर आप अपने 3 साल की आईटीआर अभी भरना चाहते हो या अपनी पिछली आईटीआर की गलतियों को सुधारना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देखिए अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड हमारी वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।